अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं हरीपुर सिटी में और यहां पर अभी हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं एक 10 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम की, जिसके अंदर हम 575 वाट के एन टाइप बाइफिशियल कैनेडियन सोलर पैनल्स की मदद से ये सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हो चुका है। 18 अदद सोलर पैनल्स हमने इस आई बीम गार्डर वाले स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो माउंट कर दिए हैं। स्ट्रक्चर के अंदर जो थोड़ी बहुत खास बातें जो कि जहन नशीन रखनी चाहिए स्ट्रक्चर बनाते वक्त, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपको बेसिक कंपोनेंट्स बता दूँ कि इस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए जी इन्वर्टर की, तो आप देख सकते हैं ये इन्वर्क्स की नाइट्रॉक सीरीज़ है। 8 किलोवाट का सिंगल फेज़ हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है, जो कि इसको अब हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। दीवार के ऊपर हैंग कर दिया है। उसके साथ ये मेटालिक डीबी जो है वो इंस्टॉल की है जी। और इसके अंदर जितना भी जो इसका कंट्रोल मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन सिस्टम है, चाहे एसी के ब्रेकर्स हों, डीसी के ब्रेकर्स हों, बाईपास चेंज ओवर्स हों, वो सारे के सारे इसके ऊपर कुछ इस पैटर्न से जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर डीसी ब्रेकर्स, एसी ब्रेकर्स, प्रोटेक्शन डिवाइसेस, नीचे चेंज ओवर्स, ये पूरा जो इसका सेटअप है इसकी अब हम वायरिंग करेंगे और उसके बाद इसको यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर नीचे बैटरी आ जाएगी। अच्छा, इस पूरे सिस्टम के कनेक्शंस के लिए जो वायर्स यूज़ होंगी, एसी और डीसी वायर्स, बाद लोग इस हवाले से काफ़ी कॉन्शियस होते हैं, सवालात भी पूछते रहते हैं अभी तार कौन सी इस्तेमाल करें। तो देखिए, सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो भी आप इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं उसके यूज़र मैनुअल के अंदर एसी और डीसी वायर जो रिकमेंडेड है उसके साथ उसका साइज़, उसका गेज वो मेंशन होता है। जैसे अब हम यहाँ पर पाकिस्तान केबल की 6 mm जो एसी वायर है उसको एसी के कनेक्शंस के लिए, यानी कि एसी के कनेक्शन से मुराद ये है वो तार जो कि वाप्टा की सप्लाई को, ग्रिड की सप्लाई को इन्वर्टर तक लेके आएगी और इन्वर्टर की आउटपुट जो कि चेंज ओवर्स और ब्रेकर्स की मदद से घर के लोड को चलाएगी, उसके लिए जो तार आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सी है। तो यहाँ पर 6 mm जो कि 744 बनती है खालिस कॉपर की पाकिस्तान केबल की जो तार है ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें ये चीज़ डिपेंड नहीं करती कि तार मोटी कितनी है। बाद लोग उसकी मोटाई देखते हैं कि तार बाहर से बहुत मोटी होनी चाहिए, बेशक अंदर लो ही भरा हो। तो असल चीज़ है कि अंदर कॉपर है या फिर क्या चीज़ है। डीसी वायर के बारे में भी काफ़ी सारे शुकूक व शुबहात जो है वो पाए जाते हैं। डीसी वायर आमतौर पर यह समझा जाता है कि सही मोटी होनी चाहिए। तो इसके बारे में जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि सोलर पैनल के साथ जो तार आती है वो 4 mm की होती है। सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग बनाते वक्त जो मेन चीज़ जिसका ख्याल किया जाता है वो है वोल्टेज, यानी कि आप जब हाई वोल्टेज स्ट्रिंग बनाते हैं, सारे पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज जो है वो बढ़ जाते हैं। करंट मैक्सिमम भी जाए तो 10 से 11 एम्पेयर होती है और उसके लिए जो बेस्ट रिकमेंडेड वायर है वो 4 से 6 mm है। अगर आप किसी अच्छे ब्रांड की या फिर इम्पोर्टेड वायर यूज़ कर रहे हैं तो आप 4 mm यूज़ कर लें, और अगर आप पाकिस्तानी तार यूज़ कर रहे हैं तो पाकिस्तान में तारों की क्वालिटी जो है वो कुछ ख़ास नहीं है। बाहर 10 mm लिखा होता है, लेकिन जब आप उस तार को छील के देखते हैं तो अंदर से वो 4 या 5 mm से ज़्यादा नहीं होती। सबसे पहले आ जाएँ जी सोलर स्ट्रक्चर के बारे में। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर तो आपके घर की छत के ऊपर इस तरह से मार्बल लगा हुआ है, तो देखें ये मार्बल जब लगाया जाता है तो इसके लेंटर के ऊपर सिर्फ 1.5 से 2 इंच की जो फिलिंग होती है, जो नीचे मसाला होता है वो लगाया जाता है। तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं, अक्सर तो चले नहीं करते, लेकिन बाद औक़ात जब से आजकल सोलर फैब्रिकेटर्स की जगह वेल्डर्स ने ली है तो तब से ये गलती जो है वो कॉमनली देखी गई है। ये जो नीचे बेस प्लेट होती है, यानी कि ये देखें ये गार्डर है, इसके नीचे ये बेस प्लेट लगती है जिसके ऊपर ये गार्डर वेल्ड होता है। इस बेस प्लेट को बजाय इसके कि मार्बल वाली जो सरफेस है उसको काट के नीचे लेंटर में ले जाके वहाँ पे रावल बोर्ड लगाए जाएँ, वो मार्बल के ऊपर ही ड्रिल करके इसको लगा देते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि जब तेज़ तूफ़ान या आंधी आती है तो पूरा स्ट्रक्चर रावल बोर्ड समेत ही उड़ जाता है। अक्सर आपने इस तरह की वीडियोज़ और तस्वीरें जो हैं वो देखी होंगी। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप उस सरफेस को काटें, मार्बल रिमूव करें और नीचे लेंटर जहाँ तक जाता है वहाँ पे ले जाके आप इसको रावल बोल्ड करें। उसके बाद ऊपर फिर मसाला डाल के या जो भी आप ऊपर कंक्रीट करना चाहें या मार्बल लगाना चाहें ये आप करें। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद आ जाएँ ये जो जॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो वेल्डिंग होती है, तो जो दरवाजे खिड़कियाँ वेल्ड करने वाले वेल्डर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो जब सोलर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो इसको भी उसी पैटर्न पे, एक यहाँ पर जॉइंट लगाया, एक यहाँ पे लगाया, इसी तरह एक इधर लगा दिया, एक इधर, वक्फे से वो लगा के निकल जाते हैं, जॉइंट मजबूत नहीं होता। तो इसके अंदर स्पॉट वेल्डिंग नहीं करनी चाहिए। जब भी आप गार्डर वेल्ड करें इसमें लाइन वेल्डिंग करें, ऐसे पूरी एक लेयर चलाएं चारों तरफ से, यहाँ से भी और यहाँ से भी प्रॉपरली इसका जो जॉइंट है वो मजबूत होना चाहिए, ताकि आंधी आने की सूरत में या फिर स्ट्रक्चर जब वाइब्रेट करता है या विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वक्त की मार पड़ती है तो ये जॉइंट जो है ये खुल लेनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही ऊपर आ जाएं जहाँ पर आप सी चैनल को वेल्ड करते हैं गार्डर के साथ,
यहाँ पर अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वेल्डिंग करके उसके बाद वो जो वेल्डिंग वाली जगह है उसको पेंट नहीं करते। तो अगर आप इसको पेंट नहीं करेंगे तो ये जो आपके जॉइंट्स हैं ये जंग आलूद हो जाएंगे। तो आप इसको पेंट करें ऊपर, चाहे तो क्रोम कर दें चाहे ब्लैक पेंट कर दें। अब इसमें भी आप अपनी अपनी सफाई होती है। बाद लोग ऐसे पेंट करते हैं, आधा काला पेंट इधर चैनल पे फैला होता है तो वो दिखने में बुरा लगता है। तो आप कोशिश करें एक साइड पे गत्ता रख के इसको प्रॉपरली ऐसे सफाई के साथ जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पेंट किया है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है, ये क्रॉस सपोर्ट्स जो हैं, ये सपोर्ट्स जो हैं ये बहुत लाजमी होती हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर को हाइट देते हैं, जैसे अब ये देखें फ्रंट से 6 फुट है, बैक से ये 9 से 10 फुट है, तो जब इतना ऊंचा आप स्ट्रक्चर को अपलिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो इसकी जो वाइब्रेशन है इसके वज़न की वजह से और विंड प्रेशर की वजह से ये बढ़ जाती है। इस वाइब्रेशन को मिनिमम करने के लिए, कम से कम करने के लिए इस तरह की जो क्रॉस आर्म है, ये जो सपोर्टें हैं ये लाजमी देनी चाहिए, ताकि स्ट्रक्चर वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो है वो इसकी जो वाइब्रेशन है ये ख़त्म हो जाए। इसी तरह नट बोल्ट्स के ऊपर आ जाएं तो नट्स बोल्ट्स आप कोशिश करें GI के यूज़ करें, यानी कि गैल्वनाइज्ड आयरन के, ताकि वक्त गुजरने के साथ साथ मौसम ख़राब होने के बाद और नमी आ जाने के बाद वो जो आपके नट बोल्ट्स हैं उनको जंग ना लगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो वायर्स के आप कनेक्शन करेंगे स्ट्रिंग बनाते वक्त, देखें ये होता है MC4 सोलर कनेक्टर। ये स्पेशली डिज़ाइन होता है सोलर के कनेक्शंस के लिए। IP65 ये जोड़ लगाने के लिए होता है, इस पर पानी वगैरह जो है वो असर नहीं करता। लेकिन ये IP65 तब बनता है जब आप इसके आगे जो MC4 कनेक्टर लगा रहे हैं, उसके लिए आपके पास प्रॉपर जो क्रिम्पिंग टूल होता है MC4 सोलर कनेक्टर का वो मौजूद होना चाहिए। तो ये वाला जो टूल है ये MC4 की क्रिम्पिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाद लोग ऐसे ही सीधे सीधे प्लास से जो है वो इसको जोड़ लगा देते हैं, जो कि इसका एक गलत तरीका है। ये MC4 सोलर कनेक्टर है और इसको अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि इसका क्या प्रोसीजर है। वैसे तो मैंने इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। इसको टाइट करने के लिए उसके बाद इस तरह के स्पेशल जो स्पैनर हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये प्रॉपरली वाटरप्रूफ हो जाता है और फिर इसके अंदर किसी किस्म का कोई पानी मॉइस्चर वगैरह नहीं। जैसे आप देख सकते हैं कि अब ये प्रॉपरली अपनी जगह के ऊपर क्रिम्प हो चुका है। अब आप जितना मर्ज़ी इसको ज़ोर लगा लें यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास प्रॉपर क्रिम्पिंग टूल होना चाहिए, क्योंकि बगैर टूल्स के इंस्टॉलेशन फिर मज़ा नहीं करती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलमोस्ट काम हमारा इख्तितामी मराहिल के अंदर जो है वो दाखिल है जी। DB की जो सूरत हाल है वो भी आप देख सकते हैं। आलमोस्ट वायरिंग इसके अंदर जो है वो हमने कंप्लीट कर दी है। चेंज ओवर्स के ऊपर कैप्स जो हैं वो लग जाएंगी, फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने आएगी। अच्छा, जितनी भी यहाँ पर तारें जो ब्रेकर्स के अंदर लगती हैं वो आप देख सकते हैं कि हमने उनके आगे प्रॉपर आई टाइप जो लग्स होते हैं, थिम्बल, वो लगाकर उनको प्रॉपरली क्रिम्प करके ब्रेकर्स के अंदर लगाया है, ताकि किसी किस्म का कोई लूज़ कनेक्शन ना हो। क्योंकि जब भी ब्रेकर्स के अंदर लूज़ कनेक्शन होता है तो उससे स्पार्किंग होती है और आग लगने का ख़तरा होता है। अक्सर जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस के अंदर आग लगती है उसके पीछे लूज़ कनेक्शन एक मेन जो है वो वजह होती है। इसके अलावा जो चेंज ओवर्स के अंदर जितने भी जो पॉइंट्स लगने थे, जितनी भी जो वायर्स लगनी थी, उनके आगे हमने ओ टाइप जो कॉपर के थिम्बल्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया है और ऊपर प्रॉपर जो श्रिंक स्लीव है उसको लगाकर इन चेंज ओवर्स के पॉइंट के अंदर इनको टाइट कर दिया है। अभी इसके अंदर मज़ीद कनेक्शंस होने हैं, यानी कि यहाँ पर जो ब्रेकर से घर की तरफ जो सप्लाई जाएगी वो लगनी है। जितने भी जो ब्रेकर्स हैं वो सारे हमने चिंट के यूज़ किए हैं। काफ़ी नामी ग्रामी ब्रांड है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इनके जो ब्रेकर्स हैं वो होते हैं। इसके अलावा बात कर दी जाए अगर सोलर इन्वर्टर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी के कनेक्शन लगा दिए हैं जी। इसके अलावा लाइट लोड के, हैवी लोड के और इसके अलावा ग्रिड की जो इनपुट है उसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। इसकी जो चेजेस है उसको भी अर्थ कर दिया है, यानी कि जो बॉडी है। यहाँ पर बैटरी की भी आप देख सकते हैं जी सिचुएशन। ये इन्वर्क्स की लिथियम बैटरी है, पावर वॉल के नाम से ये जानी जाती है। कैपेसिटी इसकी है जी 5.32 किलोवाट आर, 48 वोल्ट की बैटरी है। आपको मैं इसकी जो डाटा शीट है वो भी दिखा देता हूँ जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 104 एम्पेयर की बैटरी है। यहाँ पर इसकी जो स्पेक्स हैं ये भी लिखी हुई हैं और इसके अलावा बाकी जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर स्टिकर के ऊपर दर्ज है। जब भी आप किसी भी लिथियम बैटरी को इन्वर्टर के साथ लगाते हैं तो उसके लिए BMS केबल जो है वो कनेक्ट की जाती है। तो यहाँ पर देखें ये BMS केबल है और इसके लिए इसके अंदर एक ऑप्शन है ये BMS का। तो एक जो साइड है वो इधर लग जाती है और यहाँ पर नीचे देखें ये PCS वाला एक ऑप्शन है। दूसरी साइड जो है वो बैटरी की इस ऑप्शन के अंदर इस तरीके से लग जाएगी। इस पोर्ट के अंदर BMS केबल हमने लगानी है। प्लस और माइनस यहाँ पे लगा दी है। ये ब्रेकर है इसका, यहाँ से ये ऑन ऑफ वाला बटन है, इसको हम बाद में ऑन करते हैं। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इसके जो कनेक्शन हमने किए हैं वो दिखा दिए हैं प्रॉपर पाइपिंग करके, ताकि ये ज़रा थोड़ी खूबसूरत लगे। दीवार के ऊपर थोड़ी सी सेम है, इस वजह से सिस्टम जो है वो आपको थोड़ा सा दिखने में अजीब लगेगा, लेकिन बहरहाल ये तो अब मजबूरी है। यहाँ पर डक के अंदर प्रॉपरली जितनी भी जो तारें हैं उनको टाई अप करके प्रॉपरली ड्रेस कर दी है। यहाँ पर ये देखें ये CT
जो कि करंट ट्रांसफार्मर है, एज ए ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस इस इन्वर्टर के साथ बिल्ट इन दिया जाता है। उसकी भी जो वायर्स हैं वो भी हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दी हैं जी। अब फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन रह गई है, जो कि हमने यहाँ से जो तारें निकलेंगी यानी कि इन्वर्टर की जो आउटपुट निकलेगी और इसके अलावा इस इन्वर्टर को जो ग्रिड की इनपुट देनी है वो सारी की सारे हमने यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की जगह बनी हुई है। यहाँ पर मौजूद पाइपों के अंदर से हमने तारें जो है वो नीचे स्टील वायर की मदद से घर के अंदर नीचे मौजूद जो डीबी है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, वहाँ तक ये आप देख सकते हैं पहुँचा दी हैं। अब फाइनल स्टेप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का होगा कि यहाँ से हमने ग्रिड की इनपुट को निकाल के ऊपर भेज देना है इन्वर्टर की जानिब, और ऊपर से जो लोड की वायर्स आ रही हैं हैवी और लाइट लोड की, उनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब अगला स्टेप ये होगा कि ये जो डक्ट है इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका जो कवर है इसको भी बंद करके ये जितने भी जो कनेक्शन हैं इनको फाइनलाइज़ करके ये जितने ब्रेकर्स हैं इनके ऊपर हम टैगिंग कर देंगे कि भाई कौन सा ब्रेकर किस चीज़ का है, ताकि बाद में अगर कोई लेमैन आता है या कोई भी बंदा एमरजेंसी में या फिर घर के अफराद, उनको पता हो कि भाई इसका सारा जो कंट्रोल है वो कैसे है, कैसे हमने इसको ऑन करना है, कैसे ऑफ़ करना है, एमरजेंसी की सूरत में क्या करना है, वो सारा हम यहाँ पर टैगिंग कर देते हैं। तो इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको आखिर में दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले चाय समोसों का वक्फा। ये लिथियम बैटरी अब इसके साथ अटैच है। इसको ऑन करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो ये एक छोटा सा इसका ऑन ऑफ का बटन है। इसको हम सबसे पहले ऑन करेंगे और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं एक अदद ये ब्रेकर है। इसको जैसे मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो SOC वाली लाइट्स हैं वो ऑन हो चुकी हैं। उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि इन्वर्टर के साइड के ऊपर ये ऑन ऑफ वाला एक बटन होता है, इसको हम प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर हमारा जो इन्वर्टर है वो अभी आप देखेंगे कि ऑन हो जाएगा जी। ये आप देख सकते हैं इन्वर्टर की जो स्क्रीन है वो अब ऑन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले ये जो वाइट वाला मॉडल है 8 किलोवाट वाला, कभी कभार कुछ लोगों के साथ इसमें प्रॉब्लम आती है कि वो जैसे ही इन्वर्टर को इंस्टॉल करते हैं उसके बाद उनका इन्वर्टर ऑन नहीं होता, आउटपुट नहीं दे रहा होता। तो उसका तरीका ये है कि आप बेसिक सेटिंग में जाएं और यहाँ पर ये फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है, एक बार इसको फैक्ट्री रीसेट कर दें। यहाँ पर ये आपसे पासवर्ड मांगेगा जो कि है 9999। यहाँ पर आप जैसे ही इसको ओके करेंगे तो उसके बाद ये फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, सारी इसकी जो सेटिंग्स हैं। उसके बाद अब आप बारी बारी इसकी सेटिंग करेंगे। देखें यहाँ से इसको मैं लिथियम पे सेट करता हूँ, एक्टिवेट बैटरी। यहाँ से जैसे ही ओके करूँगा तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये BMS को पिक कर लेगा। आप देख सकते हैं ये 49% शो कर रहा है। इस चीज़ की क्या श्योरिटी है कि हमारी जो बैटरी है इसका BMS हमारे इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो गया है। उसका तरीका ये है कि आप बैटरी वाले साइन पे क्लिक करें। यहाँ पर ये देखें कोने में लिखा हुआ है लिथियम BMS, इस पर क्लिक करें। अगर तो आपको यहाँ पर ये वैल्यूज़ शो हो रही हैं, यानी कि बैटरी का टेम्परेचर, इसकी हेल्थ, इसकी चार्जिंग करंट, इसके वोल्टेज और इसका करंट स्टेटस, अगर तो ये शो हो रही हैं तो इसका मतलब है कि BMS इसने उठा लिया। और अगर यहाँ पर 00 आए तो फिर इसका मतलब है कि BMS कनेक्ट नहीं हुआ। तो चलिए अब मैं इसकी बाकी सेटिंग्स भी कर देता हूँ। इसकी सेटिंग के ऊपर मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाई है और उसके बाद फिर मैं आपको बाकी जो इस डीबी के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बाय यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 अदद इंडिकेशन लाइट्स हैं वो मैंने लगा दी हैं जी। एक है वाप्टा की रेड कलर में और दूसरी है सोलर की ग्रीन कलर में। अभी चूँकि हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया है, इसके ऊपर ये ब्लू लाइट आ रही है जी, बैटरी भी ऑन है। तो बैटरी के ज़रिए जो वोल्टेज इसके अंदर आ रहे हैं वो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं जी 228 वोल्ट। ठीक है जी। अच्छा, जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये है जी इसका पूरा कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर नीचे जो है वो हमने चेंज ओवर्स बाईपास दिए हैं। सेंटर में AC वाला पोर्शन है, ऊपर DC वाला पोर्शन है। सबसे पहले मैं इसके जो DC ब्रेकर हैं, चूँकि हमारे पास यहाँ पर 18 पैनल्स हैं तो हमने 9 की स्ट्रिंग जो है वो बना दी है। चिंट के ये 25 एम्पेयर के 2 अदर DC ब्रेकर लगाए हैं। तो मैं एक एक करके दोनों DC ब्रेकर्स को यहाँ पर पहले ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपके पास अभी जनाब आप देखेंगे कि सोलर का जो स्टेटस है वो आ जाएगा। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये देखें PV1 के वोल्टेज आ रहे हैं 389, PV2 के 383 आ रहे हैं और नीचे दोनों स्ट्रिंग से जो पावर आ रही है वो भी आपको शो हो रही है। ये दोनों सोलर की स्ट्रिंग मिलकर इस वक्त हमारी जो बैटरी है उसको 2150 वाट से जो है वो चार्ज कर रही हैं। अभी यहाँ पर ग्रिड के वोल्टेज हमने नहीं दिए क्योंकि अभी कनेक्शंस हमारे चल रहे हैं, वापडा अभी ऑफ है। सोलर के बाद यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे हमारी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस आ गई जी, SPD, जिसके साथ हमने अर्थिंग को जो है वो कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, नीचे आ जाएं तो यहाँ पर देखें सबसे पहला ब्रेकर है हमारे पास वापडा इन का। जो मेन एनर्जी मीटर से वापडा आएगी जी वो सबसे पहले आएगी हमारे इस ब्रेकर में, यहाँ से फिर आगे चेंज ओवर्स में जाती है। उसके बाद इस इन्वर्टर की वापडा को ग्रिड को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर सेपरेटली एक इन्वर्टर वापडा के नाम से 63 एम्पेयर का चिंट का जो AC ब्रेकर है वो लगा दिया है। उसके साथ एक V प्रोटेक्टर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगा दी है जो कि वोल्टेज
की जो फ्लक्चुएशन है उससे हमारे इन्वर्टर को महफूज रखेगी। कभी कभी बिजली ऊपर नीचे हो जाती है तो उससे हिफाजत करेगी। पूरे घर के हैवी लोड और लाइट लोड को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग सिंगल पोल AC ब्रेकर जो है वो इंस्टॉल कर दिए हैं। ये भी चेंट के लगाए हैं जी। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं हैवी लोड और लाइट लोड, इन दोनों के लिए अलग अलग हमने चेंज ओवर बाईपास जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है या कोई फॉल्टी कंडीशन में चला जाता है या फिर इसको ऑफ करना पड़ता है या सोलर को बाईपास करना पड़ता है या फिर इन्वर्टर को उतार के सर्विस सेंटर भेजना पड़ता है, तो बजाय इसके कि आप सारी डिस्ट्रीब्यूशन खोलें और इलेक्ट्रीशियन बुला के तारें जनाब ट्रेस करवाएं और घर का लोड चलवाएं, यहाँ पर हमने पहले से चेंज ओवर दे दिए हैं। अगर फॉल्टी कंडीशन होती है नॉर्मल हालत में ये देखें सूरज बना दिया एक साइड पे, ये सोलर पे रहेंगे। और अगर फॉल्टी कंडीशन होती है तो हैवी लोड को अलग से और लाइट लोड को अलग से आप मैनुअली वापडा वाली साइड पे कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये जो सिस्टम है ये बाईपास हो जाएगा। और सेंटर में अगर ज़ीरो पे रखेंगे तो फिर ना सोलर और ना वापडा, अभी चूंकि हमारी टेस्टिंग चल रही है इसलिए हमने इसको ज़ीरो पे रखा हुआ है। तो ये है जी हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इस 8 किलोवाट के या 10 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम का, जिसके अंदर हमने प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि टैगिंग करके और जितनी भी जो वायर्स हैं उनको ड्रेसअप करके टाइयाँ वगैरह लगा के जो है वो प्रॉपरली आप देख सकते हैं खूबसूरती से इसको बना दिया है। और नीचे भी आप देख सकते हैं कि प्रॉपर यहाँ पर पॉपुलर कंपनी की जो डक्ट है केबल ट्रे, इसका इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ये जो PG ग्लैंड्स हैं, PVC ग्लैंड्स, इनको लगाया है फ्लेक्सिबल पाइप्स की मदद से। आपको कोई भी तार कहीं भी ओपन कोई नज़र नहीं आ रही होगी, सारी की सारी तारें हैं वो आपको कैमोफ्लेज हुई नज़र आ रही हैं। इसी तरह से जो बैटरी की केबल्स थी वो भी PVC पाइप्स के अंदर जो है वो यहाँ पर जा रही हैं। अच्छा, ये अक्सर दोस्त लाइटनिंग अरेस्टर का भी पूछते रहते हैं, तो देखें इसके दो इसूल हैं। पहला कि आपने स्ट्रक्चर जो है वो आपका उससे हटा के लगाना है, उससे आइसोलेट करना है। बाद लोग इसके साथ ही यहाँ से गार्डर थोड़ा एक्सटेंड करके ऊपर निकाल के लगा देते हैं। उसकी एक वजह तो ये भी होती है कि उनके पास स्ट्रक्चर की बैक साइड पे कोई ऊंची जगह नहीं होती। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर के एग्जैक्ट बिल्कुल यहाँ पर ममटी थी, तो हमने ममटी के ऊपर जो है वो लाइटनिंग अरेस्टर को लगा दिया और उसकी जो वायर थी वो यहाँ पर इस गैलरी से नीचे जो है वो ले गए हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर पीछे जगह ना हो तो आप बेहतर है कि नीचे यहाँ से एक लोहे का पाइप खड़ा करें, उसके ऊपर इंसुलेटर लगाएं और उसके ऊपर जो है वो आप लाइटनिंग अरेस्टर लगा सकते हैं। लेकिन लगाना आइसोलेटेड है, उसके साथ नहीं लगाना, क्योंकि अगर उसके साथ लगा दिया तो फिर फ़ायदा नहीं है। अगर लाइटनिंग स्ट्राइक खुदा न खास्ता हो जाती है तो वो आपके स्ट्रक्चर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो ये देखें लाइटनिंग अरेस्टर भी इसका यहाँ पर लग गया है। वैसे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इसका जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि हर वो बिल्डिंग जिसकी हाइट 15 मीटर यानी कि 50 फीट से ज़ायद हो उसके ऊपर जो है वो लाइटनिंग अरेस्टर लगाना ज़रूरी होता है। अगर आपके घर के आसपास बहुत ऊंचे टावर्स हों मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनीज़ के, या फिर इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन जा रही हो और उनके ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर लगा हो, या फिर ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर भी अरेस्टर लाइन चल रही होती है, या फिर आपके बिल्डिंग की हाइट 50 फीट से कम है, तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब आखिर में आप सोच रहे होंगे कि ये जो हाइब्रिड सिस्टम है ये लोड कितना चला सकता है, इसके ऊपर आप क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। तो देखें, चूँकि ये हाइब्रिड सिस्टम है और 8 किलोवाट का है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप इस पर 8000 वाट तक का जो इलेक्ट्रिकल लोड है वो डाल सकते हैं। 8000 वाट का मतलब ये है कि आप 2 इन्वर्टर AC, इसके साथ आप अपने घर का जो बाकी लोड है जैसे कि रेफ्रिजरेटर और लाइट लोड, ये सारी चीज़ें आप एट ए टाइम इसके ऊपर चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 3 AC और लाइट लोड डालना चाहें तो वो भी ये एट ए टाइम उठा सकता है। तकरीबन 7500 वाट तक का ये लोड बन जाता है। हाँ, प्रॉब्लम तब आएगी जब आप 3 AC उसके साथ रेफ्रिजरेटर, मोटर, इस्त्री और ओवन और ये सारी चीज़ें एट ए टाइम ऑन कर देंगे, तो फिर हो सकता है ये 8 किलोवाट से एक्सीड कर जाए। लेकिन वो तमाम लोग जिनके घर में 3 इन्वर्टर AC और बाकी लाइट लोड और ये सारी चीज़ें होती हैं और उन्होंने एट ए टाइम सिर्फ 2 AC और बाकी चीज़ें चलानी होती हैं, तो उनके लिए ये सिस्टम सूटेबल है। अब आखिर में बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों इस पूरे 10 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर आज की डेट में, यानी कि अगस्त जुलाई 2024 में कितनी जो लागत है वो आई है। तो इसके ऊपर टोटल जो खर्चा है जी वो 18,25,000 पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो आई है। उसकी वजह यह है कि इसमें जो मेजर कॉस्ट है वो आपका जो लिथियम बैटरी है इसकी है, इसके अलावा IP65 सोलर इन्वर्टर है और पूरा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है और सोलर पैनल्स हैं और आई बीम स्ट्रक्चर है। सिस्टम की जो कॉस्ट है वो मेन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। एक, आप हाइब्रिड इन्वर्टर कौन सा लगा रहे हैं, IP65 लगा रहे हैं या IP21 लगा रहे हैं, ये मेन चीज़ हो गई जी। इसके बाद दूसरी चीज़ है कि आप बैटरी कौन सी लगा रहे हैं। अगर आप टॉल ट्यूबलर लगा रहे हैं तो फिर कॉस्ट कम आएगी, अगर आप लिथियम आयन लगा रहे हैं तो फिर कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तीसरी जो चीज़ है जो कि कॉस्ट पे असरअंदाज होती है वो है आपका सोलर स्ट्रक्चर। अगर आपका छत बड़ा है, आप नॉर्मल GI के स्टैंड्स लगा रहे हैं तो फिर आपका खर्चा कम होगा। अगर आप गार्डर वाला स्ट्रक्चर बनवाते हैं तो फिर आपका खर्चा बढ़ सकता है। तो 8 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम
आपका 14 लाख में भी लग सकता है, आपका 19 लाख में भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी साइट किस तरह की है और आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपका बजट कितना है और आप किस तरह का मटेरियल, किस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो, जो कि 8 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन जो कि हमने हरीपुर शहर में की है, इससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिर सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलती रहा करें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।